नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर देवरिया से है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा है कल, जब 676.32 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, जब 341 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 160 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। जहां देसी देवरिया के राजकीय महाविद्यालय पड़िया पर है कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देवरिया से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा है कल, जब 676.32 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात, जिसमें 341 परियोजना का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 160 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे मुख्यमंत्री और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देसी देवरिया के राजकीय महाविद्यालय पड़िया पर है ये कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देवरिया से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में की है कार्रवाई। सैकड़ों अवैध निर्माणों को किया गया है ध्वस्त। सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में चला है अभियान। अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी हुई है सख्त कार्रवाई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और सैकड़ों अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। बहराइच में 79 अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और श्रावस्ती में 119 अवैध अतिक्रमणों को मुक्त कराया गया और इसके अलावा 17 अवैध मदरसों को भी मुक्त कराए गए, जहां सिद्धार्थनगर में 11 और महाराजगंज में 19 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं बलरामपुर में भी सरकारी जमीन पर 7 अवैध अतिक्रमणों का पहचान की गई और 2 को स्वेच्छा से हटा दिया गया, जबकि बाकी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है बड़ी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर। और अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो लखनऊ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा है, जो आज 4 जिलों के दौरे पर जाएंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। जो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह और जल संबंधी मुद्दों का करेंगे निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां लखनऊ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा है, जो आज 4 जिलों के दौरे पर जाएंगे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। जो गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ जाएंगे स्वतंत्र देव सिंह और जल संबंधी मुद्दों का करेंगे निरीक्षण। बड़ी खबर। और अब लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो पहले औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी का है आयोजन। सुबह 10 बजे आईजीपी में आयोजित होगा एक कार्यक्रम, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। जहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा भी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब पहली औद्योगिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 10 बजे आईजीपी में आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल हैं, जहां पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और अपर मुख्य सचिव बीएल मीणा भी साथ में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो राहुल गांधी का रायबरेली और अमेठी दौरा है, जो 29 अप्रैल को रायबरेली में 2 मेगावाट सोलर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जो रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण करेंगे राहुल गांधी और बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे संवाद। जो 30 अप्रैल को अमेठी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर। जो राहुल गांधी का रायबरेली और अमेठी दौरा है, जो 29 अप्रैल को रायबरेली में 2 मेगावाट सोलर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का करेंगे अनावरण और रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण भी करेंगे राहुल गांधी और बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे संवाद। और उसके बाद 30 अप्रैल को अमेठी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
और अब अगली बड़ी खबर बस्ती से है, जो कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली है आज, जहां प्रदेश के कोने कोने से पदाधिकारी कार्यकर्ता होंगे शामिल। जब प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रैली में होंगे शामिल, जब प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी होंगे शामिल। जो सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बस्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जब कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली है आज, जब प्रदेश के कोने कोने से पदाधिकारी कार्यकर्ता इस रैली में होंगे शामिल। और इसमें प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रैली में शामिल होंगे और इसी के साथ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल होंगे। जो सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बस्ती से बताई जा रही है। और अब लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो सपा कार्यालय में लोहिला वाहिनी की बैठक है, जो कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से होगी ये बैठक। जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें रहेंगे मौजूद। इसमें 2027 की तैयारी को लेकर दिए जाएंगे निर्देश और पीडीए को मजबूत करने के दिशा में दिए जाएंगे निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो सपा कार्यालय में लोहिया वाहिनी की बैठक होने वाली है, जहां कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से होगी ये बैठक और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में रहेंगे मौजूद, जहां 2027 की तैयारी को लेकर दिए जाएंगे निर्देश और पीडीए को मजबूत करने के दिशा में दिए जाएंगे निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो दोपहर 1:30 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो दोपहर 1:30 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर करेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। अब लखनऊ की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब भटगांव मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जहां तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश से रिकवरी की तैयारी, जहां सभी दोषी अधिकारियों पर कसा जाएगा शिकंजा। जो घोटाले में अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारी हैं दोषी, जहां रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित हो चुके हैं अभिषेक प्रकाश, जो एक निवेशक से 5% रिश्वत मांगने पर हुए थे निलंबित। वहीं 2 पीसीएस अधिकारी हाईकोर्ट से स्टे लेकर कर रहे हैं नौकरी, जो डिफेंस कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेकर कर रहे हैं नौकरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, अभिषेक प्रकाश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब भटगांव मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है, जहां पर तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश से रिकवरी की तैयारी की जा रही है। वहीं सभी दोषी अधिकारियों पर कसा जाएगा शिकंजा, जहां घोटाले में अभिषेक प्रकाश समेत 16 अधिकारी हैं दोषित, जो रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित हो चुके हैं अभिषेक प्रकाश। वहीं एक निवेशक से 5% रिश्वत मांगने पर हुए थे निलंबित, जो 2 पीसीएस अधिकारी हाईकोर्ट से स्टे लेकर कर रहे हैं नौकरी, जो डिफेंस कॉरिडोर मामले में हाईकोर्ट से स्टे लेकर कर रहे हैं नौकरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। और अब अगली खबर अलीगढ़ से है, जब बाजारों में पाकिस्तान के झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा, जब सड़कों पर बाजारों में लगाए गए हैं पाकिस्तान के झंडे, जब पोल पर लगाए गए हैं भारत बंद के होर्डिंग, वहीं सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ लिखी गई है गालियां, जब प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए हैं नारे। जब अन्ना देवी और देहली गेट थाना क्षेत्रों का मामला बताया जा रहा है। खबर अलीगढ़ से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से लोगों में भारी आक्रोश दिखा है, जहां पर तरह तरह से अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी कड़ी में अलीगढ़ में बाजारों में पाकिस्तान के झंडे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सड़कों और बाजारों में लगाए गए हैं पाकिस्तान के झंडे, जहां पोल पर लगाए गए हैं भारत बंद के होर्डिंग और सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ लिखी गई हैं गालियां, जब प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए हैं नारे। और ये पूरा मामला बन्ना देवी और देहली गेट थाना क्षेत्रों का बताया जा रहा है। और अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। सोनभद्र, चमोली, गाजीपुर, मऊ, बलिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में भी
ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जौनपुर, भदोही, आजमगढ़ में गरज चमक के वज्रपात की संभावना जताई गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां आज कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। जो सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और उसी के साथ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और उसी के बाद में जौनपुर, भदोही, आजमगढ़ में गरज चमक के वज्रपात की संभावना भी जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और अब राजधानी लखनऊ की अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो यूपीडा के पूर्व अधिकारी पर 23 लाख की ठगी का केस। जो 6 साथियों के साथ मिलकर जमीन के नाम पर की थी ठगी। जो 2 रिटायर्ड सैन्य अफसरों ने जमीन के नाम पर की है ठगी। राकेश कुमार व 6 अन्य के खिलाफ दर्ज हुई है ठगी की रिपोर्ट। नीलमत्था निवासी सैन्य अफसरों से 23 लाख ऐंठने का है आरोप। डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल के आदेश पर की गई है कार्रवाई। इस वक्त की अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से आपको बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि ठगी के संबंध में एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां यूपीडा के पूर्व अधिकारी पर 23 लाख की ठगी का केस हुआ है। जो 6 साथियों के साथ मिलकर जमीन के नाम पर उन्होंने की थी ठगी। जो 2 रिटायर्ड सैन्य अफसरों की जमीन के नाम पर की है ठगी। जो राकेश कुमार व 6 अन्य के खिलाफ दर्ज हुई है ठगी की रिपोर्ट। और नीलमत्था निवासी सैन्य अफसरों से 23 लाख ऐंठने का है आरोप। जो डीसीपी दक्षिण निपुण अग्रवाल के आदेश पर एक कार्रवाई की गई है। अब खबर कन्नौज से है, जहां एसपी ने फिर किया है 9 एसआई का तबादला। लाइन में तैनात 4 एसआई को मिली है तैनाती। तालग्राम में तैनात शिव किशोर बने हैं रेहुली इंचार्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कन्नौज से बताई जा रही है, जहां एसपी ने फिर किया है 9 एसआई का तबादला, जिसमें लाइन में तैनात 4 एसआई को मिली है तैनाती। तालग्राम में तैनात शिव किशोर बने हैं रेहुली इंचार्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कन्नौज से बताई जा रही है। अब खबर शामली से है, जहां कुल्हाड़ी से युवक पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया गया। जहां युवक पर एक के बाद एक किए गए बेतहाशा वार। जहां घटना का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ है कैद। जहां पुलिस वीडियो के आधार पर हमलावर की तलाश में जुटी। जहां हमले में घायल युवक की हालत बनी हुई है गंभीर। और ये पूरी घटना चौसाना क्षेत्र के टोड़ा गांव का बताया जा रहा है। खबर शामली से आपको दिखाई जा रही है, जहां कुल्हाड़ी से युवक पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला किया गया। जहां युवक पर एक के बाद एक बेतहाशा वार किए गए और जिसकी घटना का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस वीडियो के आधार पर हमलावर की तलाश में जुटी हुई है और हमलावर में घायल युवक की हालत अब गंभीर बनी हुई है। यह पूरी घटना चौसाना क्षेत्र के टोड़ा गांव की बताई जा रही है। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां हार्ट अटैक से हुई है एक युवक की मौत, जिसका लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रिलायंस स्मार्ट पहासू रोड स्थित खुर्जा में कार्य करता था युवक। दरअसल खबर बुलंदशहर से है, जहां हार्ट अटैक से युवक की मौत हो गई है, जिसका लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि सतीन चौधरी पुत्र सुशील चौधरी निवासी बगराई थाना खुर्जा देहात की बीते 20 अप्रैल को मौत हुई थी। जो रिलायंस स्मार्ट पहासू रोड स्थित खुर्जा में नौकरी करता था, जिसका आज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और यह पूरा मामला थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के पहासू रोड का बताया जा रहा है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर में पेड़ लगाने को लेकर भिड़े हैं 2 पक्ष। जहां महिला की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की है, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मामूली से पेड़ लगाने के विवाद में हिंसक रूप ले लिया। जहां पर बताया जा रहा है गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बास गांव में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और इस विवाद में पुरानी रंजिश की आग भी झुलसती नजर आई। आरोप है कि एक पक्ष के दबंगों ने एक महिला को बेरहमी से पीट दिया। घायल महिला को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और एक घटना का पूरा वीडियो
पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। वहीं वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से दबंग महिला पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं, जबकि लोग मूक दर्शक बने खड़े हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं थाना गोसाईगंज की ओर से कहा गया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल घायल महिला का इलाज जारी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक छोटी छोटी बातों में लोग हिंसा पर उतर आएंगे। अब खबर अमेठी से है, जहां अज्ञात कारणों से दोना पत्तल की दुकान में भीषण आग लगी है, जो दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। दरअसल खबर अमेठी से है, जहां अज्ञात कारणों से एक दुकान में दोना पत्तल की दुकान में आग लग गई, जहां पर घटना जायज कोतवाली के ठीक बगल में स्थित कस्बे की बताई जा रही है, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं दुकानदार की माने तो आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिल पाया। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग के आसपास की दुकानें तक नहीं पहुंच सकी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन आग से हुई क्षति का आकलन कर रहा है और सवाल ये उठता है कि बाजारों में आग सुरक्षा के पर्याप्त इंतजार कब तक अनदेखे रहेंगे। खबर रायबरेली से है, जहां घर में घुसा है तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक। जहां ट्रक घुसने से घर में हुआ है भारी नुकसान और हादसे के बाद ट्रक चालक और खलासी फरार हो गए हैं, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक बहाल किया है। दरअसल खबर रायबरेली के बछरावा कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक एक घर में जा घुसा। जहां हादसा पानी की टंकी बाईपास के पास का बताया जा रहा है, जहां ट्रक की टक्कर से घर को भारी नुकसान पहुंचाता है। गनीमत रही कि हादसे के समय घर के अंदर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। वहीं टक्कर के तुरंत बाद ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को बहाल किया। वहीं ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ड्राइवर की तलाश में जुट गई है। अब सवाल उठता है कि क्या हाई स्पीड और लापरवाही की घटना कभी थमेगी? अब खबर महोबा से है, जब महोबा जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की पोल खुली है। जब इमरजेंसी वार्ड में टॉर्च की रोशनी में इलाज चला है, जहां बिना रोशनी के लगाए जा रहे हैं इंजेक्शन। दरअसल महोबा जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है, जहां रविवार शाम आई तेज आंधी तूफान के बाद बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जहां पर जिससे अस्पताल की पोल खुलती नजर आई। करीब 45 मिनट तक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अंधेरा पसरा रहा और मरीज का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया। मरीजों को टॉर्च की रोशनी में इंजेक्शन तक लगाए गए। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में हैवी जनरेटर मशीन उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद इमरजेंसी सेवाएं ठप हो गई। स्वास्थ्य विभाग हर माह जनरेटर के डीजल पर लाखों रुपए खर्च कर रहा है। इसके बावजूद भी बिजली कटते ही ना तो जनरेटर चालू किया गया और ना ही किसी वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा लिया गया। आप ही आ रही है। एक जंक्शन लगवान गए थे तो अंधियारा था, लाइट नहीं आती, तो हमने क्या अंधियारे में क्यों लगा रहे हो? कहते उधर भीड़ है, इधर ही लगवा लो और कुछ हो जाए, कौन इंजेक्शन लगा दे, जाए का मालूम क्या हो जाए। तो किस तरह की अस्पताल में सुविधा मिल रही है? सुविधा का लाइट चली गई, सुविधा नहीं दे रहे, अंधियारे में लगाया उन्होंने। बदायूं मेरठ हाईवे पर नगर सहसवान के पहलवान ढाबा के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर डिवाइजर भटककर खड़े ट्रक में टकरा गई, जहां पर बताया जा रहा है ट्रक ड्राइवर ट्रक की साइड में लगाकर ढाबे पर खाना खा रहा था। बाइक सवार 2 लोग बाल बाल बच गए। वहीं घटना रविवार को शाम लगभग 4 बजे की बताई जा रही है। वहीं घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पूरी घटना पहलवान ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं सीसीटीवी कैमरे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी कितनी तेजी से आकर ट्रक से टकराती है। स्कॉर्पियो में 4 से 5 लोग सवार बताए गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया।
लोक जनशक्ति पार्टी की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और दलित सशक्तिकरण के आंदोलन की गूंज है, जिसकी शुरुआत रामविलास पासवान ने की थी और उनके निधन के बाद पार्टी एक गहरे संकट से गुजरी और गुटबाजी, जनाधार में गिरावट और नेतृत्व की लड़ाई लड़ी। लेकिन चिराग पासवान ने खुद को न सिर्फ राजनीतिक रूप से खड़ा किया बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव में 5 में से 5 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि एलजेपी अब भी एक ताकतवर विकल्प बन सकती है। में चिराग अब रामविलास की विरासत और नई पीढ़ी का नेता है बनने की कोशिश में है और वे बिहारी गौरव और युवा सोच के साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं एनडीए के साथ दोबारा गठजोड़ ने उन्हें संसदीय राजनीति में मजबूती दी है, लेकिन असली चुनौती अब बिहार के वोटरों को दोबारा जोड़ने और टूटे संगठन को फिर से खड़ा करने की है। अब देखना यह है कि क्या चिराग पासवान पिता की छवि से आगे निकलकर एक स्वतंत्र प्रभावशाली नेता बन पाएंगे या फिर एलजेपी सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सिमट जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इतिहास की शुरुआत, रामविलास पासवान की विरासत। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय और हाशिए पर खड़े वर्गों की बात करने वाले नेता के रूप में रामविलास पासवान ने जो पहचान बनाई वही लोक जनशक्ति पार्टी की नींव बनी। वर्ष 2000 में स्थापित इस पार्टी का उद्देश्य दलित, पिछड़ा वर्ग और गरीब तबकों के लिए एक मजबूत राजनीतिक मंच तैयार करना था। एलजेपी ने अपने शुरुआती वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति में भी असर डाला और रामविलास पासवान ने एनडीए और यूपीए दोनों के साथ गठबंधन कर राजनीतिक संतुलन की मिसाल पेश की। वे अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे और अपनी स्वीकार्यता को साबित किया। पार्टी ने नारा दिया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर पेट को रोटी और हर जात को सम्मान। राजनीतिक भूमिका और चुनावी रणनीति, जिसका फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि इस चुनाव में एलजेपी और एनडीए ने 6 में से 6 सीटें जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन 2020 में चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया और खुद को मोदी का हनुमान बताया। हालांकि चिराग का यह दांव सफल नहीं रहा। पार्टी को बहुत सीटें नहीं मिल पाई, लेकिन कई सीटों पर उन्होंने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, जिससे एलजेपी को वोट कटवा पार्टी कहा जाने लगा और इस चुनाव के बाद ही पार्टी में टूट और अंततः विभाजन हुआ। गुटबाजी और विभाजन, पासवान परिवार में दरार। 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी भीतर से हिल गई। नेतृत्व को लेकर उनके बेटे चिराग पासवान और छोटे भाई पशुपति कुमार पारस के बीच गहरी खाई बन गई। राजनीतिक मतभेद इस हद तक बढ़े कि पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई और एलजेपी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, उसके नेतृत्व का जिम्मा चिराग पासवान ने संभाला और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व पशुपति कुमार पारस ने संभाला। लेकिन इस विभाजन ने पार्टी की साख को काफी नुकसान पहुंचाया। उनके निधन के बाद से एलजेपी की स्थिति लगातार कमजोर होती गई और एलजेपी की कमान जब चिराग पासवान ने संभाली तब से लगातार जनाधार में गिरावट आती गई। इसके साथ ही पार्टी के नेता भी साथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थामने लगे। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का दांव भी उल्टा पड़ गया। राज्य में एलजेपी महज 1 सीट ही जीत सकी और इस नतीजे से पार्टी में भगदड़ मच गई। इसके साथ ही बीजेपी और दूसरे दलों से आए नेताओं का भी मोहभंग होने लगा था, जहां एलजेपी के कई सारे नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहकर जेडीयू का दामन थाम लिया। इसके चलते चिराग पासवान के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गईं और उनके सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। लेकिन चिराग पासवान ने खुद को रामविलास की राजनीतिक और वैचारिक विरासत का असली उत्तराधिकारी बताया और लड़ाई जारी रखी। 2024 की तैयारी और सियासी पुनर्वास। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने
बीजेपी के साथ फिर से गठजोड़ कर अपनी ताकत को फिर से राजनीतिक मंच पर स्थापित करने की कोशिश की, जिसमें चिराग पासवान काफी सफल हो चुके हैं। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़के सभी पर जीत हासिल की, जिससे बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बड़ा हो गया और वे सही मायने में बीजेपी के हनुमान बन गए। अपनी राजनीतिक धुरी को बनता देख चिराग का फोकस अब सिर्फ बिहार नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में खुद को स्थापित करने का है। वे बिहारी गौरव और युवा नेतृत्व की छवि के साथ एक नई एलजेपी तैयार कर रहे हैं। चुनौती और अवसर, क्या चिराग दोहरा पाएंगे इतिहास? एलजेपी को आज 2 प्रमुख चुनौतियों का सामना है। पार्टी को दोबारा संगठित करना और खोए हुए जनाधार को वापस पाना, साथ ही सामाजिक न्याय की नई परिभाषा गढ़ते हुए युवा वर्ग और शहरी वोटरों को जोड़ना। वहीं उनके पास बड़ा अवसर भी है, एनडीए के साथ रहकर संसदीय राजनीति में मजबूत वापसी, बिहार में नीतीश विरोधी वोटों को अपने पक्ष में करना, खुद को रामविलास की विरासत प्लस नई पीढ़ी का नेता के रूप में पेश करना। लोक जनशक्ति पार्टी का सफर सिर्फ एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि एक आंदोलन की कहानी है, एक ऐसी आवाज जो हाशिए पर खड़े लोगों के लिए बनी थी। चिराग पासवान के पास आज मौका है कि वे इस पार्टी को नई दिशा दें, जहां विरासत और विजन दोनों का मेल हो। अब सवाल है कि क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी को टूट के बाद जोड़ पाएंगे? क्या वे अपने पिता की राजनीतिक पूंजी को एक नई शक्ति में बदल सकेंगे? उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।